नमस्कार दोस्तों, मैं डॉक्टर कोमल बहल। वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल श्री आयुर्वेदा। दोस्तों, आज के इस एपिसोड में हम लोग पढ़ेंगे अष्टांग हृदय सूत्र स्थान चैप्टर नंबर 22 यानी कि गंडूश आदि विधि अध्याय। तो हम गंडूश आदि मतलब गंडूश, कवल इन सब के बारे में पढ़ेंगे। दोस्तों, अब तक के जो हमारे चैप्टर्स अष्टांग हृदय के कंप्लीट हो चुके हैं, उनका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा, ठीक है। एंड अगर आप हमारा व्हाट्सएप ग्रुप ज्वाइन करना चाहते हैं तो उसका भी लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। तो दोस्तों, गंडूश के भेद कितने हैं, इससे स्टार्ट करते हैं। तो गंडूश जो है 4 प्रकार का होता है। इससे पहले हमने धूमपान जो है 3 प्रकार का पढ़ा था, ठीक है। स्निग्ध, मध्यम एंड तीक्ष्ण। गंडूश 4 प्रकार का होता है। स्नेहन, शमन, शोधन, रोपण। स्नेहन, शमन, शोधन, रोपण। जो स्निग्ध होता है ऑब्वियसली वात दोष के लिए होता है, शमन पित्त दोष के लिए होता है, शोधन कफ दोष के लिए होता है और रोपण व्रण रोपण के लिए, वूंड हीलिंग के लिए प्रयोग किया जाता है, ठीक है। तो देखिए, हमारे जो बॉडी में वूंड्स होते हैं उनकी हीलिंग के लिए गंडूश का भी प्रयोग किया जाता है। स्निग्ध फॉर वात दोष, शमन फॉर पित्त दोष, शोधन फॉर कफ दोष एंड रोपण फॉर व्रण रोपण। विभिन्न प्रकार के जो गंडूश होते हैं, ठीक है। सुखोष्ण, शीत, तिल, कफ, उदक गंडूश जो है फॉर एग्जाम्पल, ठीक है। जो तिल का जो काढ़ा बनाते हैं, ठीक है, तिल का कल्क बनाते हैं, उसमें वाटर मिक्स करके जब हम गंडूश लेते हैं वो दांतों के लिए बहुत अच्छा होता है, ठीक है। जिसके दांतों की दंत हर्ष मतलब सेंसिटिविटी होती है कोल्ड या हॉट चीज़ों के लिए, दंत चाल, दांत हिलते हैं या फिर वातज मुख रोग हैं, तो उनमें ल्यूकवार्म वाटर या शीतल जो है तिल कल्क पानी में मिक्स करके गंडूश जो है लिया जाता है, ठीक है। ये स्पेशली बकल कैविटी में जो प्रॉब्लम्स होती हैं टीथ की, दंत हर्ष, दंत चाल, वातज मुख रोग के लिए होता है। सर्पी या दूध का गंडूश जो होता है, ऑब्वियसली सर्पी या दूध ये पित्त का शमन करते हैं, तो दहा, पाक, शत और विष के लिए इसका प्रयोग किया जाता है। मधु गंडूश जो होता है, ये किसके लिए होता है मधु गंडूश? ये मुख के व्रण नाशक, ठीक है। मुख में कोई जैसे बकल कैविटी में कोई छाले पड़ गए हों, कोई व्रण हो, ठीक है, कोई वूंड हो, तो उसके लिए मधु गंडूश दिया जाता है, शहद का गंडूश दिया जाता है। और दाह तृष्णा प्रशमन भी करता है, ठीक है। माउथ में जलन वगैरह हो रही है तो शहद का गंडूश दिया जाता है, ठीक है। अब ऐसा नहीं है कि शहद मुंह में भर के आप गंडूश करेंगे, उसको डाइल्यूट कर सकते हैं ल्यूकवार्म वाटर में, ठीक है, या नॉर्मल वाटर में, फिर उसका गंडूश ले सकते हैं, ठीक है। आप अपने पेशेंट को भी ये एडवाइस कर सकते हैं, जहाँ पे वो ओरासोर जेल वगैरह, एंटी अल्सर जेल्स वगैरह यूज़ करते हैं मॉडर्न मेडिसिन की, तो आप सिंपली ये वाला गंडूश आप बोल सकते हैं। या फिर दूध का गंडूश मतलब कि जो शीतल दुग्ध है, अगर उनके मुंह में छाले हैं, दाहा हो रहा है, पक गया है मुंह, ठीक है, तो उनको जैसे घी का या फिर दूध का उनको गंडूश करने के लिए बोल सकते हैं। गंडूश मतलब क्या होता है कि मुंह में जो है लिक्विड हमने भर लेना है, लेकिन इसको हिलाना डुलाना नहीं है, ठीक है। हमने तब तक भरना है जब तक हमारे आँखों से पानी ना निकलने लग जाए, वाटरी डिस्चार्ज ना होने लग जाए। गंडूश और कवल में क्या अंतर होता है? कवल में हम लिक्विड को हिला डुला सकते हैं, गंडूश में नहीं हिला डुला सकते, ठीक है। तो आप पेशेंट को सिंपली भी बोलेंगे अल्सर्स के लिए कि दुग्ध का गंडूश लें, तो उसका देखिए कितना अच्छा रिजल्ट आता है, ठीक है। सिंपल चीज़ें हैं जो शास्त्रों में लिखी हैं और काम बहुत अच्छा करती हैं, बस आपको अवेयरनेस होनी चाहिए। वो अवेयरनेस और आपको पता कैसे होगा, नॉलेज कैसे होगी? ऑब्वियसली पढ़ाई करने के बाद, ठीक है। तो धान्य अम्ल जो है, इसका गंडूश अगर हम लेते हैं कांजी वगैरह का, तो आसे वैरासे मल दौर्गंधहर, ठीक है, मुख से दुर्गंध आती हो, ठीक है, और फिर जैसे कि मुख का टेस्ट अच्छा ना हो, तो उसमें धान्य और अम्ल का गंडूश लेते हैं। फिर उसके बाद है क्षार अम्बु का गंडूश जो होता है, श्लेष्मा नाशक होता है। नाम ही बताता है कि जो क्षार है वो कफ नाशक है, तो श्लेष्मा नाशक है क्षार अम्बु का, मतलब क्षार को पानी में डाइल्यूट करके। और सुखोष्ण उदक, ये वक्त्र लाघव मतलब कि ल्यूकवार्म वाटर से अगर आप गंडूश करते हैं तो मुख में लघुता जो है लाने के लिए बहुत फ़ायदेमंद होता है। अवधि, अवधि कितनी होती है? कर्णपूर्ण आस्यता, जब नासा अक्षी से स्त्राव आने लग जाए, ठीक है। कर्णपूर्ण आस्यता, ठीक है, मतलब कि जब नासा से अक्षी से स्त्राव आने लग जाए तब तक इसकी अवधि होती है। और जैसा कि मैंने आपको बताया था कि गंडूश जो होता है वो असंचारी होता है, कवल जो होता है संचारी होता है। इस पे भी कई बार क्वेश्चन आ चुका है।
कवल धारण के लाभ क्या होते हैं, ठीक है। अगर हम कुल्ला टाइप करेंगे, ठीक है, इधर उधर लिक्विड को हिलाएंगे मुंह में, तो उसमें क्या होगा, जैसे कि मन्याशिर है, कर्ण अक्षिमुख रोग है, ठीक है, मतलब जो भी आपके शिर से रिलेटेड रोग हैं, आपकी नेक रीजन से रिलेटेड रोग हैं, ठीक है, और फिर कान के, आँखों के, मुख रोग हैं, और प्रसेक है, फिर कंठ के रोग हैं, हरलास है, बार बार स्लाइवेशन आता है, वक्त्रशोष, ठीक है, मुख जो है सूखा सूखा ड्राइनेस रहती है माउथ के अंदर, बकल कैविटी के अंदर, तो उसमें कवल धारण करना चाहिए। प्रतिसारण के भेद कितने होते हैं? प्रतिसारण के भेद में आता है कल्क, रसक्रिया और चूर्ण, ठीक है, कल्क, रसक्रिया और चूर्ण, ठीक है। और कफ जनित मुख रोगों में ये हितकर होता है प्रतिसारण, ठीक है। कफ जनित मुख रोगों में प्रतिसारण जो है हितकर होता है। तो कल्क है, मतलब मुख के अंदर हमने एक तरीके से लेप करना है, प्रतिसारण करना है। कल्क का लेप कर सकते हैं, रसक्रिया का या चूर्ण का कर सकते हैं। मुख लेप जो है 3 प्रकार का होता है, एक है दोषहा, एक है विषहा और एक है वर्णकृत। मतलब कि एक है जो दोषों का नाश करने के लिए होता है, दूसरा है जो विष का नाश करने के लिए होता है, तीसरा है जो कॉम्प्लेक्शन को अच्छा करने के लिए होता है। तो मुख में लेप जो है वो 3 प्रकार का होता है, दोषहा, विषहा और कर्णकृत। प्रमाण, इसका प्रमाण कितना होता है, देखिए जो हमारी फिंगर है उसका 1/4 जितना मोटा हमने लेप लगाना है, चौथाई अंगुल, तिहाई अंगुल या फिर अर्ध अंगुल, ये 3 मेजरमेंट्स दिए हुए हैं, ठीक है। मतलब कि फिंगर का 1/3 पार्ट, फिंगर का 1/4 पार्ट या फिर हाफ फिंगर जितना मोटा हम लेप लगा सकते हैं। और मतलब कि लेप को आर्द्र रहने तक लगा रहने देना चाहिए, शुष्क होने पर उतारना चाहिए। यहाँ पे आचार्य ने बोला है कि लेप जो है जब तक ड्राई नहीं होता तब तक हमने उतारना नहीं है, लेकिन आचार्य चरक ने बोला है कि बिल्कुल ड्राई होने का इंतज़ार ना करें, हल्का हल्का वेट हो तब आप उतार सकते हैं, ठीक है। लेप को आर्द्र रहने तक लगा रहने देना चाहिए, शुष्क होने पर उतारना चाहिए। यहाँ पे इनका थोड़ा सा डिफरेंशियल पॉइंट है, ठीक है। मुख आलेप जो है ये जैसे कि पीनस में, अजीर्ण में, हनुग्रह में, मतलब कि जैसे लॉक जॉ हो गया हो, जॉइंट जो हमारा हनुग्रह है, मतलब कि हमारा जो जॉ है उसकी मूवमेंट में अगर कोई दिक्कत आ रही हो, या फिर अरुचि है भोजन में, अगर आपको खाने में रुचि ना हो, या रात्रि जागरण से कुछ प्रॉब्लम्स हो, तो उसमें मुख लेप करना चाहिए, ठीक है। पीनस में और पेट की प्रॉब्लम्स में, अजीर्ण में, अरुचि में, देखिए मुख लेप है लेकिन प्रॉब्लम्स जो हैं अलग अलग बताई हुई है। फिर हनुग्रह में और रात्रि जागरण में मुख लेप का सम्यक योग। अच्छा, यहाँ पे जो रात्रि जागरण बताया है इसका हम मतलब ये ले सकते हैं कि जो रात्रि जागरण करते हैं मतलब इनको इनसोम्निया की प्रॉब्लम रहती है, ठीक है, जिनको नींद अच्छे से नहीं आती, तो मुख लेप जो है उसमें काम आता है। मुख लेप का सम्यक योग मतलब कि अच्छे से मुख लेप लग गया है, इसका बेनिफिट अब होगा, ये कैसे पता चलेगा? तो इसमें है कि जैसे अकाल पलित है, व्यंग, वली, तिमिर, नील का रोग जब नाश हो जाते हैं, मतलब मुख पर छाइयाँ जो है, ठीक है, और नीले नीले निशान जो हैं बॉडी पर, फिर उसके बाद वली, झुर्रियाँ हैं, ये सब जब ठीक हो जाते हैं, और अर्ली ग्रेइंग ऑफ हेयर है, ये प्रॉब्लम जब ठीक हो जाती है, तिमिर की प्रॉब्लम जब ठीक हो जाती है, तो इसका मतलब कि मुख लेप का हम ठीक से प्रयोग कर रहे हैं। वाग्भट ने जो है ऋतुओं के अनुसार मुखलेप का वर्णन भी किया है, आप इतना याद रखिएगा। अच्छा, जो मूर्ध तैल होता है ये बहुत इंपॉर्टेंट है। जो मूर्ध मूर्ध का क्या मतलब होता है, जो हमारा हेड एरिया होता है, जो हमारा सिर होता है, ठीक है, तो सिर पर हम ऑयल जो है अलग अलग तरीके से अप्लाई कर सकते हैं। तो वो क्या 4 तरीके हैं, इसके 4 भेद होते हैं मूर्ध तैल के। एक है अभ्यंग, ठीक है, सिर पे हेड में जो ऑयल की मसाज कर सकते हैं। एक है शिरोसेक, ठीक है, शिरोसेक मतलब कि तेल की धारा जो है सिर पर गिरा सकते हैं। एक है पिचू, मतलब कि पिचू मतलब कॉटन में कॉटन को ऑयल में डिप कर कर वो हेड के सेंटर में हम उसको रख सकते हैं। और एक है शिरोबस्ती, ठीक है, हम जो है एक शिरोबस्ती में ऑयल को हेड एरिया में भर सकते हैं, ठीक है, एक बस्ती टाइप्स बनाकर पूरे हमारा जो हमारे जो हेड का सर्कमफ्रेंस होता है, ठीक है, उसकी मेजरमेंट जितना हम बस्ती बनाकर फिर उसमें ऑयल भर सकते हैं। तो अभ्यंग है, शिरोसेक है, पिचू है, शिरोबस्ती है। जो अभ्यंग होता है ये कब यूज़ करना चाहिए? जब स्कैल्प पे बहुत ज़्यादा रूक्षता हो, बहुत ज़्यादा इचिंग हो, ठीक है, तो रोक्षता कंडू मलनाशक, ठीक है, डेंड्रफ हो तो उसमें हम अभ्यंग कर सकते हैं। सेक हम कब कर सकते हैं? जब इसमें भी अरुंशी मतलब डेंड्रफ हो, जब बहुत ज़्यादा हेडेक हो, दाहा हो, पाक हो या फिर हेड इंजरी हो तो उसमें सेक कर सकते हैं, ठीक है। अरुंशी, शिरस्तोद, दाह, पाक और व्रण। पिचू जब हेयर फॉल हो,
ठीक है, स्फुटन हो मतलब कि स्कैल्प का एरिया जो है वो बहुत ज़्यादा रफ हो, और फिर नेत्र स्तंभ हो, स्टिफनेस हो आइज़ में, तो इसमें हम पिचू का प्रयोग कर सकते हैं। शिरोबस्ती जो है, जैसे सिर में नंबनेस है, ठीक है, हमें इतना फील ही नहीं हो रहा टच का, तो शिरोसुप्ति है, अर्दित है, फेशियल पैरालिसिस मतलब निद्रा नाश है, ठीक है, इंसोम्निया के केस में, और नासा आस्य शोष है मतलब कि नेज़ल एरिया में नॉस्ट्रल्स ड्राई हैं, बकल कैविटी ड्राई है, तिमिर रोग में, दारुण शिरोरोग में, जो लंबे टाइम से माइग्रेन वगैरह चल रहे हैं, तो इसमें शिरोबस्ती का प्रयोग कर सकते हैं, ठीक है। और ये चारों उत्तरोत्तर बहुगुण हैं, मतलब कि जैसे जैसे हम आगे आगे बढ़ते हैं, जैसे सबसे पहले आता है अभ्यंग, अभ्यंग से ज़्यादा गुणी है शिरोसेक, उससे ज़्यादा पिचू, और सबसे ज़्यादा बेनिफिशियल है शिरोबस्ती, ठीक है। तो अगर आप सिर्फ एक ही प्रोसीजर लेते हैं शिरोबस्ती, तो आप देखिए आप कितने सारे पेशेंट्स को ठीक कर सकते हैं। सिर में किसी के नंबनेस है, किसी को जो है नींद नहीं आती, इंसोम्निया के लाखों पेशेंट्स आपको मिल सकते हैं। किसी के नॉस्ट्रिल में, आसे में, मतलब कि बकल कैविटी में बहुत ज़्यादा ड्राइनेस है, लंबे टाइम से माइग्रेन की प्रॉब्लम है, या और भी शिरो रोगों की प्रॉब्लम है, तो उनमें, जैसे कि किसी को चक्कर आते हैं, तो उनमें आप शिरोबस्ती प्रयोग कर सकते हैं। ये ओपीडी प्रोसीजर्स होते हैं। मैं वही बात बार बार कहती हूँ कि कंसेप्ट क्लियर हो, बात समझ आए, नॉलेज हो, तो आप इसको प्रैक्टिकली इम्प्लीमेंट करके बहुत अच्छी मनी अर्न भी कर सकते हैं, ठीक है। ना सिर्फ आप अच्छे कॉलेज में एमडी करेंगे, बल्कि आप एक एक्सीलेंट आयुर्वेदिक प्रैक्टिशनर भी बनेंगे जब आपको ये सारी चीज़ें पता होंगी, ठीक है। और यह चारों उत्तरोत्तर बहुगुण है, ये मैंने आपको बता दिया, ठीक है। सीक्वेंस एक बार फिर से बता देती हूँ। अभ्यंग है, शिरोसेक है, पिचू है, और शिरोबस्ती है। शिरोबस्ती धारण काल क्या होता है, ठीक है, जैसे कि मुख नासिका से जल स्त्राव होने लगे जब, ठीक है, मतलब कि नासिका से वाटरी डिस्चार्ज और स्लाइवेशन होने लगे बकल कैविटी से, मुख से, तब तक आप शिरोबस्ती धारण करेंगे। वात रोग में 10,000 मात्रा तक बोला है, पित्त रोग में 8,000 मात्रा तक, और कफ रोग में 6,000 मात्रा तक बोला है। सबसे ज़्यादा वात रोग में बोला है, क्योंकि शिरोबस्ती में हम बेसिकली ऑयल यूज़ करते हैं, तो वात रोग में सबसे ज़्यादा देर तक हमने उसको धारण करके रखना है। तो 10, 8 और 6,000 मात्रा वात, पित्त और कफ। स्वस्थ पुरुष में 1,000 मात्रा तक हम शिरोबस्ती का प्रयोग करेंगे। अब पेशेंट आपसे पूछता है, देखिए हम इसको प्रैक्टिकली कोरिलेट करेंगे ताकि आपको अच्छे से समझ आ जाए। पेशेंट आपको पूछता है कि डॉक्टर साहब, ये शिरोबस्ती आपने जो बताया है, मैं कितने दिन तक प्रयोग करूं, ठीक है। तो आप क्या कहेंगे, आपको पता होगा तभी आप उसको आगे सलाह दे सकेंगे। तो आप कहेंगे कि आपको ये मन में पता है कि अधिक से अधिक इसका प्रयोग 1 सप्ताह तक कर सकते हैं, तो आप उसको 3 दिन कह सकते हैं, 5 दिन कह सकते हैं, या मैक्सिमम उसको अगर ज़्यादा प्रॉब्लम है, ठीक है, तो आप उसको 1 वीक तक कह सकते हैं, ठीक है। अधिक से अधिक इसका प्रयोग 1 सप्ताह तक कर सकते हैं, ठीक है। तो आप उसको पैकेज बना के दे सकते हैं, 1 वीक का, या 5 डेज़ का, या 3 डेज़ का, बट मैक्सिमम आपको याद रखिए कि ये 1 वीक तक इसका प्रयोग कर सकते हैं। कर्ण पूरण काल, कानों में जो हम ऑयल जो है भरते हैं, तो उसका क्या काल होता है। देखिए इसका मात्रा काल कुछ इस तरह से बताया है कि जानू मंडल के ऊपर हाथ घुमाने में, ठीक है, निमेश उन्मेष में लगा समय मात्रा काल होता है, ठीक है। तो मात्रा काल ये है कि जैसे आइस ब्लिंक करने में जितना टाइम होता है, उतने टाइम के लिए हमने कर्णपूरण काल जो है यहाँ पे बताया हुआ है। ये वाघभट जी का मत है, ठीक है, जो जानू मंडल के ऊपर हाथ घुमाने से, मतलब नी जॉइंट के ऊपर से एक बार हाथ सर्कल या एंटी सर्कल डायरेक्शन में अगर हम हाथ घुमाएंगे तो उसमें कितना टाइम लगता है, या निमेश उन्मेष में कितना टाइम लगता है, उतना मात्रा काल कर्णपूर्ण काल का बताया हुआ है। मूर्ध तैल से लाभ क्या होते हैं, जैसे कि हम अभ्यंग करते हैं, शिरोसेक करते हैं, पिचू करते हैं, शिरोबस्ती करते हैं, तो इसके लाभ मैंने अलग अलग तो बता दिए हैं आपको, लेकिन ओवरऑल इससे लाभ क्या होता है। केश रोग मतलब हेयर प्रॉब्लम्स जो होती हैं, परिपुटनम शीर्षय, ठीक है, पहले ही जो अर्ली फॉलिंग ऑफ हेयर होती है, सिर के जो वात रोग होते हैं, ठीक है, और इंद्रियां जो होती हैं हमारे सेंस ऑर्गन्स, उनको स्वस्थ रखने के लिए, ठीक है, और फिर स्वर हनु मूर्ध बलकर हमारे वॉइस को अच्छा करता है, और हमारे जो जॉ है, ठीक है, उसको बल देता है, और हमारे जो हेड को, हमारी सिर की नसों को बलवान करने के लिए मूर्ध तैल बहुत अच्छा होता है। तो ये आप वैसे भी गेस कर सकते हैं, ठीक है, जैसे कि मूर्ध तैल सिर में अप्लाई किया जाता है तो सिर के रिलेटेड प्रॉब्लम्स, शिरो वात रोग जैसे, फिर हेयर फॉल है, और सिर के अंदर इंद्रियां होती हैं हमारी, ठीक है, सेंस ऑर्गन्स होते हैं, और फिर उसके बाद स्वर हनु मूर्ध कल, ये आपको याद रखना पड़ेगा अलग से। तो इन सब में इसका लाभ होता है। तो आई थिंक आपको अच्छे से
ये चैप्टर जो है गंडूश आदि विधि अध्याय समझ आ गया होगा। नहीं भी समझ आया तो आप किसी भी टाइम क्वेरी पूछ सकते हैं, ठीक है। व्हाट्सएप ग्रुप ज्वाइन कर सकते हैं जिसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। वहाँ पे अलग से क्लासेस का नोटिफिकेशन भी दिया जाता है। हमारी जो डेली क्लास है 4 बजे अपलोड होती है, आप यूट्यूब पर भी देख सकते हैं और आप व्हाट्सएप पर उसका लिंक भी आपको डेली मिल जाएगा, ताकि आपकी जो क्लास है वो मिस ना हो, ठीक है। तो व्हाट्सएप ग्रुप भी ज्वाइन कर सकते हैं आप। डिस्क्रिप्शन बॉक्स में देखिए, उसमें सारी इन्फॉर्मेशन दी हुई है। धन्यवाद।